नमस्कार दोस्तों, पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके, उसके नतीजे आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में सपा कार्यालय, प्रदेश कार्यालय के पास हूं। लेकिन जो गठबंधन इंडिया अलायंस को उम्मीदें थी कि 4 राज्यों में कम से कम हमारे फेवर में नतीजे आएंगे, वो नहीं हो सका। मैं सपा कार्यालय में यहाँ पे आया कि कुछ लोगों से देखते हैं, बातचीत करते हैं कि अब 2024 को लेकर क्या रणनीति है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं निषाद जी। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि अब इतनी जो करारी शिकस्त हुई, हार हुई है, इसके बाद 24 का आप लोगों का क्या प्लान होगा? देखिए, हार में ही जीत का रहस्य छिपा होता है। इस हार से सबक लेकर के पुनः जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल था, प्रतिपक्षी दल था कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ धोखाधड़ी करने का काम, लांछित करने का काम, अपमानित करने का काम और बढ़ा हुआ हाथ खींचने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की धोखाधड़ी, पीठ में छुरा घोंपने का काम समाजवादी पार्टी के साथ, राजद के साथ, जदयू के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ किया, उसका परिणाम आपको सामने है। आप आपस में ही नहीं सुलह हो पा रहा है। देखिए, 4 बर्तन कैसे नरेंद्र मोदी जी को आप रोकेंगे? देखिए, 4 बर्तन जब एक जगह रहते हैं ना, तो उसमें खड़खड़ाहट होती है, उसमें आवाज आती है। तकरार 24 में भी जारी रहेगी। 24 में नहीं रहेगी। अब कांग्रेस पार्टी को देखना है कि ये तकरार को बढ़ाना चाहते हैं कि तीसरा फ्रंट बनवाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी कहीं भारतीय जनता पार्टी से, हमको तो लगता है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला रिश्ता तो नहीं है। अगर इनकी नीयत वास्तव में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है, तो इंडिया गठबंधन में जो दरार आई है, उस दरार को भरने की जरूरत है। जो रिश्तों में खटास आई है, उस रिश्तों को मधुर बनाने की जरूरत है। और 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक थी। अखिलेश यादव जी भी नहीं गए, ममता बनर्जी जी भी नहीं गई, नीतीश जी भी नहीं गए, आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं गए और वह मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है, राहुल गांधी जी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अब उन लोगों को विचार करना है कि हमें इंडिया गठबंधन के जो 26 साझेदार दल रहे हैं, उनको साथ लेकर के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के इशारे पर चल रही है, उसका मुकाबला कैसे करना है और 2024 के लेकिन इस हार के बाद से बेदखल कैसे करना है। इस हार के बाद भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी की क्या रणनीति होगी और कितना सीटें जीतने का भी विश्वास कायम है हम लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूती से सेक्टर को, बूथ को जो है पीडीएफ फार्मूला के तहत मजबूत करके हम लोग जो है 80 सीटों पर तैयारी करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन बनता है, पीडीएफ फार्मूला से आप प्रदेश की जनता को विभाजन कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 4 ही जाति हैं देश, 4 जाति होती हैं, तो अब वो जातिगत जनगणना करा लेना। ये बेईमान नारा देते हैं। आज हकबारी जो हो रही है आरक्षण की, अभी देख लो ना, सीआरपीएफ, बीएसएफ की, सीएसएफ की, एसएसबी की, आईटीबीपी की जो विज्ञापन आया है, तो ओबीसी की हकमारी कर रहे हैं। तो कैसी ये बात करते हैं? ये पीएम जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज्यादा अगर नुकसान हकमारी अगर किसी वर्ग की हुई है तो वह ओबीसी वर्ग की हुई है। इसके बाद अनुसूचित जातियों की हुई है, एसटी की हुई है। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने केवल भाषण अच्छा दे लेते हैं नरेंद्र मोदी, ये लिख करके इनको भाषण दिया जाता है और ये भाषण पढ़ने का ये काम करते हैं। अरे भैया, जिसकी डिग्री ही फर्जी है, जिसकी डिग्री संडे को जारी होती है, जो कंप्यूटर का जो फंड इजादा नहीं हुआ था, उस फंड की इनकी डिग्री है, तो इनकी डिग्री पर ही उंगली उठ चुकी है। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो फर्जी डिग्री को अपनी जो है कि डिग्री बताते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री से हम लोगों का भरोसा उठ चुका है। और पूरी तरह आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले नरेंद्र मोदी संविधान को, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों से जो बात आई है कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड, लेकिन ये जो नीतियां हैं पिछड़ा, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक विरोधी, उन नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में पीडीएफ फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का और दिल्ली जाने का रास्ता बंद करने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश से करेंगे। लेकिन ये जो 3 राज्यों के नतीजे हुए, ये क्या आप लोगों को चौंकाने वाले नतीजे नहीं लग रहे हैं? देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके थे कि ये 1 महीना जो चुनाव का कार्यकाल खींचा गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी खेल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अब खेल हुआ है, आपको लग रहा है? खेल बिल्कुल ईवीएम स्कैम हुआ। अरे भैया, जब तो आपका एटीएम
एटीएम हैक किया जा सकता है, आपके खाता से पैसा निकाला जा सकता है, आपके एटीएम का क्लोन बनाकर लूट की जा सकती है और पृथ्वी से चंद्रमा पर गए हुए चंद्रयान को नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या भैया कहीं दूर बैठ करके ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या बीजेपी वाले कह रहे हैं जीतने के बाद आपका ये फार्मूला नहीं काम आता है? ये भारतीय जनता पार्टी वाली बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी हार को स्वीकार कर लेते हैं। तो आप चुनाव का फिर बहिष्कार क्यों नहीं करता? सारे लोगों को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी को अब बोलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। सबसे पहली प्राथमिकता बनती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जदयू हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो सारे लोगों को ईवीएम हटाओ, अभियान चलाना हो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ का नारा देकर के आगे आने होगा। और 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करती है और प्रतिपक्ष की पार्टियों के की मांग को स्वीकार नहीं करती है तो चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। आप देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, लेकिन बड़ी चालाकी से आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ की कठपुतली निर्वाचन आयोग को बना लिया कि प्रधानमंत्री प्लस प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री ये 2 हो गए और एक प्रतिपक्ष के नेता, तो 2-1 से तो बहुमत हो गया। तो ये सारे संवैधानिक जो पद हैं, संस्थान हैं, एजेंसीज हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको अपने नियंत्रण में लेकर के लोकतंत्र और संविधान का मखौल उड़ा रही है, उनको खत्म करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की हार से कांग्रेस सबक लेकर के पुनः इंडिया गठबंधन के साझीदारों को विश्वास में लेकर के जो है मजबूत करने का काम करेंगे। अगर सारे इंडिया गठबंधन के गठबंधन अगर अपने अहम का परित्याग करके अगर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब नहीं देते हैं तो जब ये 2024 में दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो हमको तो डर है कि जैसे किम जोंग ने, जिनपिंग ने, पुतिन ने जिस तरह का आजीवन प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव पारित कर दिया, उसी तरह का प्रस्ताव जो है कि नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं। यह डर है कि चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, राजतंत्र लागू, राजतंत्र। अरे भैया नहीं देख लिए, जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ तो देश की प्रथम नागरिक और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद की परिभाषा बनती है, वहां पर देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, संसद की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है उसको दरकिनार करके संसद के गलियारे में जो है वो सेंगोल, राजदंड का प्रतीक सेंगोल लगा दिया गया। उसी दिन हम लोगों का एहसास हो गया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है और उसके चाल चलन व्यवहार से यह साफ हो गया है कि भाजपा का विश्वास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में, लेकिन अभी विधान में है। कल ही बाबा साहब का प्रोग्राम था तो वहां पे योगी जी अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादियों, समाजवादी पे तमाम तरह के आरोप लगाए कि किस तरह से बाबा साहब का योजनाओं को रद्द किया है, मूर्तियों को खंडित किया है और जो उनके भवन बने थे उसको तोड़ के इधर उधर किया है और अम्बेडकरवादी ही अपने आप को बताया है योगी जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले ना अपने पिछवाड़ा की गंदगी दूसरे पर छिटकना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कभी अम्बेडकर का नाम लेने से घिन आती थी इनको। ये बेईमान जब वोट लेना होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के विरोधी थे और जब कुर्मी समाज को, पटेल समाज को गुमराह करना था तो घर घर से लोहा इकट्ठा करा करके सबसे ऊंची प्रतिमा 3600 करोड़ रुपया की गुजरात में स्थापित करा दिया। वीर शिवाजी का राज्याभिषेक गया था एक आंख का कनवा ब्राह्मण, यही बनारस का गंगा भट्ट, जिसने अपने बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक किया था। अब शिवाजी की जयंती भारतीय जनता पार्टी वाले मना रहे हैं।